तो चलिए सेकेंड फेज में चलते हैं इस लेक्चर के दक्षिण भारत के राजवंश की तरफ में। ये जो हम समय डिस्कस कर रहे हैं 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का समय डिस्कस कर रहे हैं। इस समय में दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के फ्रेंड्स राजवंशों का प्रभाव देखने को मिलता है। 5वीं शताब्दी में पल्लवों का, 6वीं और 7वीं शताब्दी में चालुक्यों का। चालुक्य वंश की हम 3 शाखाओं को डिस्कस करेंगे, 3 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, वातापी के चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य और वेंगी चालुक्यों का प्रभाव हमको 6वीं और 7वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। इसके बाद में धीरे धीरे वातापी के चालुक्यों की शक्तियां क्षीण हो गई थी, जिसके बाद में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई थी। फिर आगे चलकर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रकूट वंश का चालुक्य वंश की एक शाखा से उदय हुआ तो इसकी दूसरी शाखा के कारण इसका पतन भी हुआ। राष्ट्रकूट वंश के बाद में कल्याणी के चालुक्यों की शक्तियों में विकास हुआ और राष्ट्रकूट वंश का यहाँ पर पतन होता हुआ दिखा। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में बात करेंगे और सबसे एंड में हम बात करेंगे 9वीं शताब्दी में चोल वंश के उदय की। इसके बाद में चोलों का फिर से उदय होता हमको दिखता है। इससे पहले 3री शताब्दी में हमने चोलों के प्रभाव को डिस्कस भी किया था संगम काल में। तो जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सीक्वेंस क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले पल्लवों की बात करेंगे हम। पल्लवों का उदय हुआ था। इसके बाद में पल्लवों के शासनकाल के दौरान ही हमको वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्यों का शासन देखने को मिलता है। इसके बाद में वातापी के चालुक्यों का पतन होता है और राष्ट्रकूट वंश जो है वो पावर में आता है। इसके बाद में राष्ट्रकूट वंश की शक्तियां क्षीण हो जाती है और कल्याणी के चालुक्यों का उदय होता है। देन फिर चोल साम्राज्य का वापस से हमको उदय होता नजर आता है। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर सीक्वेंस है। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, अच्छे से आपको इनकी लोकेशन भी समझ में आएगी। एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश का प्रभाव हमको देखने को मिलता है 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक, मतलब लगभग 600 ईस्वी के आसपास से 900 ईस्वी के बीच में पल्लव वंश का हमको शासनकाल समझ में आता है। पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहक वंश का पतन हो रहा था। यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगी, संगम एज के समाप्त होने के बाद में दक्कन क्षेत्र में सातवाहन वंश ने शासन किया था। आगे चलकर जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था तभी पल्लवों का उदय होता हमको दिखता है। पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया हुआ था। पल्लव की राजभाषा कौन सी थी? संस्कृत हुआ करती थी। पल्लवों के संस्थापक की बात करें तो वो थे बप्पादेव, लेकिन यहाँ पर पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो श्री विष्णु को माना जाता है। श्री विष्णु की बात करें तो 575 से लेकर 600 ईस्वी के बीच में इनका शासन चलता है। श्री विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। श्री विष्णु के दरबार में भारवी नाम का एक लेखक रहता था जिसने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी जिसका नाम है कीर्तार्जुनियम। इसी श्री विष्णु के शासनकाल में ही मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। किसके शासनकाल में? श्री विष्णु के शासनकाल में। श्री विष्णु एक महान प्रतापी शासक था जिसने चेर, चोल, पांड्य वंश इन सभी के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। इसके बाद में आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। 600 से लेकर 630 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करते हैं तो ये श्री विष्णु के पुत्र थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने कलाब्र राजवंश को हराया था और पल्लव डायनेस्टी को मुख्य रूप से फिर से स्थापित भी किया था। यहाँ पर हम कलाब्र राजवंश की बात कर रहे हैं तो भारत का एक प्राचीन राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक संपूर्ण तमिल देश पर शासन किया था, मतलब संगम काल के बाद में। तो वहां पर कलाब्र राजवंश को किसने हराया था? इस महेंद्र वर्मन प्रथम ने हराया था। महेंद्र वर्मन की बात करें तो एक महान कवि और संगीतज्ञ थे। शुरुआत में वह जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म के अनुयायी भी बने। महेंद्र वर्मन की बात करते हैं तो इन्होंने विचित्र चिता और महाविलास प्रहसन की रचना भी करी थी। इसके साथ साथ में महेंद्र वर्मन ने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए कांची विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित भी किया। यहीं से ही पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। महेंद्र वर्मन के बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम जो है अगले शासक बनते हैं। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम ही था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। इसे पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएंगसान कांची में प्रवेश किया था। साथ ही महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण भी महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही किया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 हैं। इन्हें ही
सप्तपेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं नरसिंहवर्मन द्वितीय। इनका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इनके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है, जैसे कि मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा सिद्धेश्वरी मंदिर। तो इन्हीं मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत भी हुई थी। इस नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। उन्होंने ही देश कुमार चरित की रचना करी थी। किसने करी थी? दंडी ने। इसके बाद नंदीवर्मन द्वितीय, नंदीवर्मन तृतीय राजा हुए और इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन रहा? अपराजित वर्मन। बाद में आगे चलकर पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये हमने पल्लव वंश को अच्छे से डिस्कस किया। इन्हीं के समकालीन मतलब जब पल्लव वंश का शासन चल रहा था उसी दौरान हमको वातापी के चालुक्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब ये भी रूल कर रहे थे। तो चलिए वातापी के चालुक्य को भी डिस्कस करते हैं। जिन चालुक्यों ने फ्रेंड्स वातापी को अपनी राजधानी बनाया था उन्हीं को वातापी के चालुक्य कहा गया। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम की बात करें, पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद में कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अगला शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो इस वंश का सबसे महान शासक ये हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को भी पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी रवि कीर्ति के द्वारा लिखित अहोल अभिलेख से प्राप्त होती हैं। अहोल अभिलेख ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हैं। इस लेख की भाषा संस्कृत है। इस लेख की रचना किसने करी थी? रवि कीर्ति ने की थी। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी पराजित किया। इसके बारे में उल्लेख हमको इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी मतलब आंध्र प्रदेश को भी जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया था। इसी के साथ साथ वेंगी के चालुक्यों की भी नींव रखी गई। इस पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित भी किया। इसका बदला उसके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम ने लिया था। पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम। इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया था और विजय के बाद में नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बना जिसने 654 ईस्वी में इन पल्लवों से बदला लिया। इसके बाद में विनयादित्य, विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय जो है अगले शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक कौन रहा? कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की यहाँ पर स्थापना हो जाती है। तो राष्ट्रकूट वंश को हम डिस्कस करें उससे पहले वेंगी के चालुक्यों को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, पूर्वी चालुक्य को। तो पुलकेशिन द्वितीय की बात करी थी हमने। पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया हुआ था? वेंगी को बनाया हुआ था, इसीलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था? चालुक्यों के शासनकाल में हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद इस वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो जयसिंह प्रथम हुए, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय हुए। पर इस वंश का जो सबसे महाप्रतापी शासक था वो था विजयादित्य तृतीय। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य चालुक्यों के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। तो ये वेंगी के चालुक्य को हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके की थी। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया हुआ था। किसको? मान्यखेत को। दंती दुर्ग के बाद में इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ था। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। किसके शासनकाल में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था? एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का, वो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में गोविंद द्वितीय, ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोद वर्ष एंड कृष्ण तृतीय अगले शासक हुए। इनमें से ध्रुव को धारा वर्ष के नाम से जाना जाता है। गोविंद तृतीय की बात करें तो गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार
और गंग शासकों को पराजित किया था। इसके बाद इसका पुत्र अमोघवर्ष अगला शासक हुआ। इसी अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका नामक रचनाएं लिखी। कविराज मार्ग की बात करें तो यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई पहली काव्य पुस्तकें, फर्स्ट पोइटिक बुक इन कन्नड़। इसमें काव्य और साहित्य के नियमों का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, कैलाश मंदिर की हमने बात करी थी। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर है। किसको? भगवान शिव को। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये ध्यान रखिएगा, किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी अमोघवर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? अमोघवर्ष ने। इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ था। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना भी की। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पोन्न रहा करते थे और उन्होंने ही शांति पुराण की रचना की। किसने करी थी? कवि पोन्न ने। आगे देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इन 34 गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। इसके बाद में आगे चलकर राष्ट्रकूट वंश का पतन हो जाता है और कल्याणी के चालुक्यों का उदय हो जाता है। जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था, वही कल्याणी के चालुक्य कहलाए। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। किसने करी थी? तेलप द्वितीय ने। इस वंश के प्रमुख शासक तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय और तेलप तृतीय हुए। इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक जो था वो था विक्रमादित्य षष्ठ। इसने कई विद्वानों कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार हमको देखने को मिलता है। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हण रहा करते थे। विल्हण ने विक्रमांक चरित्र की रचना करी थी और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ हैं उसकी रचना करी थी। इस वंश के अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन थे? तेलप तृतीय थे। आगे चलकर कल्याणी पर यादवों के अधिकार के साथ में चालुक्य वंश का पतन हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अब चोल वंश की। 3री शताब्दी में फ्रेंड्स, चोल वंश के पतन के बाद में 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय होता है। 850 से लेकर 1280 ईस्वी के बीच तक का चोल वंश का शासन चलता है। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। इस वंश में आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय और राजेंद्र तृतीय प्रमुख चोल शासक हुए। इसमें राजेंद्र तृतीय जो है इस वंश का अंतिम शासक हुआ। प्रमुख राजाओं की बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? विजयालय ने करी थी। तो विजयालय एक तो इंपॉर्टेंट हो गया, परांतक प्रथम भी इंपॉर्टेंट है, राजराज प्रथम भी इंपॉर्टेंट है एंड राजेंद्र प्रथम। और लास्ट वाले कौन थे अंतिम शासक? राजेंद्र तृतीय थे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। विजयालय की बात करते हैं सबसे पहले। तो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? विजयालय ने करी थी। इसने तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया हुआ था। इसके बाद में आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। इसने कावेरी रिवर के साउथ में अपने किंगडम को एक्सपेंड किया था। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। इस युद्ध में परांतक प्रथम का पुत्र मारा जाता है और चोलों की बुरी तरीके से हार होती है। इतिहास में यह लड़ाई जो है तक्कोलम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। कौन सी? तक्कोलम युद्ध के नाम से। इसके बाद में अगला शासक कौन बनता है? राजराज प्रथम बनता है। ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ होता है। इसी ने चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। साथ ही साथ चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं, इन सभी को युद्ध में पराजित किया था। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम्ब की शुरुआत भी की थी और तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है 1010 ईस्वी में कराया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर इसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में अगला शासक कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो चोल साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसने गंगेकोंड चोलपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाया था। इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया था, पर वो बुरी तरीके से हार गया। यह युद्ध इतिहास में मॉस्की के युद्ध के नाम से जाना गया। राजेंद्र ऐसा एकमात्र चोल शासक था
जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। इसी के साथ साथ इसने बंगाल के पाल शासकों को पराजित करके गंगकोंड चोल की उपाधि भी धारण की। आगे चलकर चोल और वेंगी के चालुक्यों के बीच में विवाह संबंध बने और धीरे धीरे राजा कुलोत्तुंग के शासनकाल में वेंगी का क्षेत्र चोल साम्राज्य का अंग बन गया। तो इस तरीके से 9वीं शताब्दी के बाद में चोल साम्राज्य का हमको प्रभाव देखने को मिलता है। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, चोल शासन में राजा अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी पहले से ही घोषित कर देते थे और अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित हैं, जैसे कि राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने चोल साम्राज्य को अच्छे से डिस्कस किया। देखिए फ्रेंड्स, इस समय के बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब 3 साम्राज्यों के बीच में शक्ति और क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए लड़ाई होना। इस संघर्ष ने तीनों साम्राज्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट को बहुत ही कमजोर कर दिया था। उत्तर भारत में राजपूत वंश जैसे कि चौहान, तोमर और चंदेल प्रमुख बन गए थे। पूर्वी भारत में पाल वंश का पतन हुआ और सेना वंश का शासन जो है वो शुरू हो गया था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य बहुत ही बड़ी शक्ति बनकर उभरा। दक्कन में राजपूत वंश के बाद पश्चिमी चालुक्य और यादव वंश ने राज करना शुरू कर दिया था। इन नए वंशों के बीच में आपसी लड़ाई और कमजोर शासन के कारण भारत विदेशी आक्रमणों के लिए बहुत ही ज्यादा असुरक्षित हो गया था। फाइनली 1192 में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हरा दिया। इसके बाद उसने दिल्ली और उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। यही वह समय था जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी हुई थी। तो ये हमने पूरे सिनेरियो को अच्छे से डिस्कस किया। 100वीं ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के 20 तक के टाइम को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दक्षिण भारत का इतिहास बहुत ही सिंपल एंड आसान शब्दों में हमने इसको डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको अब करना ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स, उतना आपका ये टॉपिक परफेक्ट होगा। आपने पढ़ लिया इसको, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज भी कर लीजिए, बट जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे वो क्वेश्चंस मैंने ऐसे निकाले हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो जितनी अच्छी टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये टॉपिक जो है परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए अच्छे से। 100% फ्रेंड्स आपको सफलता मिलेगी।